अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त और स्टूडेंट खैरियत से होंगे। मैं वकास गफ़ारी हूँ और आज हम 8th क्लास जनरल साइंस की सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। ये इस सिलसिले की 5वीं लेक्चर है और इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें चैप्टर नंबर 1 पूरी डिटेल से कवर हो चुका है। और मैं इस वक्त 8th क्लास जनरल साइंस बुक की 19 पेज पे हूँ। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये सेल डिवीज़न इसका नाम है। कुछ किताबों में इसका नाम जो है वो इनहेरिटेंस है, कुछ किताबों में इसका नाम वो है हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना। नीचे जितनी भी इसकी टॉपिक्स है वो सारे एक जैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी किताब में इसका नाम हेरिडिटी हो या इनहेरिटेंस हो या सेल डिवीज़न हो तो ये सारा एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर है। नीचे टॉपिक सब कुछ एक जैसा है। तो ये आप अपने जहन में रखिए कि नाम चेंज हो सकता है लेकिन टॉपिक और कंटेंट सारा एक जैसा है। इस लेक्चर में मेनली जो है वो हम 2 चीज़ों को अच्छी तरह जानेंगे तफसील से। एक है सेल डिवीज़न और दूसरा है हेरिडिटी, ठीक है। तो आप सेल डिवीज़न को अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो हेरिडिटी फिर ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिक वो आपके जहन में आ जाएगा। लेकिन सेल डिवीज़न जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने अभी की बुक जो है वो स्टडी किया तो उसमें मुझे कुछ इतना डिटेल से ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई है आपकी बुक में। तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है जो कि 9, 10 और फिर आगे FSC, BSc और अगर कोई बायो पढ़ता है तो MSc तक ये सेल डिवीज़न आपका टॉपिक जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वक्त यहीं से इसको समझ लें, ठीक है। अगर आपने यही मतलब इस 8th क्लास में या 9th क्लास में इसको नहीं समझा तो आप आगे जब जाएंगे तो आपको बिल्कुल इसकी समझ नहीं आएगी। यही हमारे केस में भी हुआ था जब हम पढ़ रहे थे 9, 10 में, तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे। फिर ये जो हम आगे आ गए और सेल्फ स्टडी पे ये सब कुछ फिर हम कुछ टीचर्स से पढ़ के तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि इसको गौर से सुने। ये बहुत अहम टॉपिक है लेकिन आपकी बुक में इसको तफसील से डिस्कस नहीं किया गया है। शायद आपका लेवल कम हो। 9, 10 में फिर तफसील से है, फिर जैसे FSC में आप जाओगे वहाँ पे और भी तफसील से हैं। लेकिन मसला ये है कि मैंने बहुत सोचा कि आपको वैसी जैसी बुक में दिया गया है मैं वैसी ही इसको आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन फिर मैंने फ़ैसला इसलिए बदला कि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पे पढ़ भी लूँ तो वो सिर्फ बराए नाम आपको मैं पढ़ा दूँगा लेकिन इससे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप इसको सरसरी पढ़ लोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से कि इसको सही तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ और आप लोग इसको समझ लें। इसके लिए मैं थोड़ा सा ख़ुद अपने चैप्टर के शुरुआत से पहले मैं इसको अपने तरीके से थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये पूरा एक किस्सा है, आप इसको एक स्टोरी के तौर पे लें और इसमें जितनी भी बातें मैं जिस सीक्वेंस से जा रहा हूँ ये पूरी स्टोरी अपने जहन में बिठा लें। आप इसको जहन में बिठा लेंगे तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आप FSC, BSc में जब जाओगे तो वहाँ पे ये सारी स्टोरी बार बार रिपीट होती है। इसमें कुछ चीज़ें सिर्फ डिटेल से वो फिर एक्सप्लेन होती है, लेकिन एक स्टोरी की तरह एक रबत में आप इसको पढ़ लें और इसको समझे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अब अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लूँ। तो हम जाते हैं। मैं यहाँ पे एक वाइट पेज पे जाता हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप तो ये समझ लें कि मैंने ये एक बनाया हुआ है अभी पहले से। ये एक इंसान की पिक्चर है और फिर एक ये जो साथ में छोटा सा, जब ये छोटा था ना तो इतना था। जब इंसान छोटा होता है तो छोटा होता है, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। आप इस बंदे को देख लें, ये छोटा है। जब ये मतलब 20, 25, 30 साल का हो जाता है तो ये इतना हो जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि पहले इसका बदन, इसका साइज़, इसका गोश्त, इसका जो हड्डियाँ है वो सब कुछ छोटी थी। ऐसा क्या हुआ कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो के इंसान की वजूद और जिस्म को बड़ा कर देता है। उसकी साइज़ में वो उसके वजूद का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है।
तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे इसका जवाब ढूंढेंगे आज हम कि ये बच्चा जो है, इसको जब ये बच्चा जो है इसको जब हम वेट करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जब छोटा था तो ये 2, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि ये 5 kg का था, ठीक है। अब ये जब 30 साल का हो गया है तो अब जब इसको आप वेट करेंगे तो ये तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल ये 72 kg या 80 kg का है। तो ये 5 kg से 72 kg पे कैसे पहुंचा? आखिर इसके बदन में ये इतनी ज़्यादा गोश्त क्यों, ये हड्डियाँ, ये जितनी भी ऑर्गन्स हैं, ये सब कुछ जब ज़्यादा हो गई तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 5 kg से ये 72 kg पे या 80 kg पे चला गया? इसके वज़न में, इसकी साइज़ में ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कैसे आया? किस वजह से ये इसका ये साइज़ और वज़न बढ़ता गया वक्त के साथ साथ, और ये कैसे हुआ? आज हम इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इसके जिस्म में जो सेल्स होते हैं ना, इंसान का जिस्म, इंसान का सारा जिस्म जो है वो सेल्स से बना होता है। ये जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है तो आप देखिए इसमें ये छोटे छोटे दायरे जो मैंने बनाए हुए ये सारे सेल्स हैं। ये आपको समझाने के लिए है कि इंसान जो है वो सेल्स से बना है, ठीक है। इसका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसान एक बिल्डिंग हो ना तो सेल्स इसकी ईंटें हैं, सही है। तो वक्त के साथ साथ जब इंसान बड़ा होता है तो इसके सेल्स जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं, सही है। और इस वजह से उसके गोश्त, उसकी जो हड्डियां है, उसकी जितनी भी ये से जिस्म के ऑर्गन्स है, इसका वज़न, इसका साइज़ सब कुछ बढ़ता जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में कह दूं तो आप ऐसा समझ लो कि ये सेल्स बच्चे देता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये छोटा था, ये वाला बच्चा, ये जब छोटा था तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, वरना तो जिस्म के गोश्त के एक छोटे से क़तरे में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये बच्चा जब छोटा था तो इसके जिस्म में फॉर एग्ज़ाम्पल 5000 सेल थे, सही है। तो अब ये 5000 सेल जो है वक्त के साथ साथ इसने बच्चे देते गए और जब ये 30 साल तक पहुँच गया तो इसका जिस्म जो है, अब इसके जिस्म में फॉर एग्ज़ाम्पल 30 लाख सेल्स हैं, ठीक है। तो ये 5000 से 30 लाख सेल्स कैसे हो गई? ये असल में इन सेल्स जो 5000 सेल्स थे ये बच्चे देते गए वक्त के साथ साथ। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, हालांकि इसको ये लफ्ज़ इसके लिए मौजू नहीं है कि बच्चे देते गए, लेकिन एक सेल से और दूसरा सेल बन गया, फिर वो 2 हो गए, फिर वो दोनों जो है और अलग अलग से एक एक सेल को पैदा करते गए, और इस तरह ये सेल्स जो हैं आपके ये इंसान के जिस्म में वो बढ़ते गए और अब जब वो 30 साल का हो गया तो अब उसके जिस्म का वज़न और गोश्त और वो सारा कुछ ज़्यादा हो गया, तो अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल 72 kg या 80 kg का है, सही है। अच्छा, इसको अगर मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूं तो आप ऐसा समझो कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 5000 जब ये छोटा बच्चा था तो इसके जिस्म में 5000 सेल्स थे, सही है। तो जब ये बड़ा होता गया तो 5000 सेल्स जब उसने हर सेल एक एक और दूसरा सेल अपने साथ पैदा किया तो 5000 से कितने हुए? 10,000 हो गए, और उसका जिस्म थोड़ा सा वो बड़ा हो गया। फिर वो 10,000 सेल जो है वो अपने साथ एक एक और सेल पैदा, हर सेल ने एक एक और सेल पैदा किया, तो 10,000 से ये 20,000 हो गए। तो इस तरह उसका जिस्म कुछ और बढ़ता गया। फिर वो 20,000 जो है वो उसने अपने साथ एक एक सेल और पैदा किया, तो 20,000 से वो क्या 40,000 हो गए, और इस तरह बढ़ते बढ़ते वो इस 30 साल की उम्र में पहुंच गया। अब उसका वेट जो है, उसका जिस्म का साइज़ ज़्यादा है, उसका वेट 80 kg है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं, और इस तरह एक सेल से दूसरी सेल जब पैदा होती है तो इसको सेल डिवीज़न कहते हैं। ये अपने सेल, ये एक सेल जो है ये अपने आप को 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब ये एक सेल हम इसको तफसील से पढ़ेंगे कि अब सेल में क्या है।
सेल में कौन सी मशीनरी है और किस तरह ये सेल डिवीज़न करते हैं। जब एक सेल से दूसरा सेल पैदा होता है तो इस अमल को सेल डिवीज़न कहते हैं। ये सारी आपकी बुक में आएंगे ये टॉपिक और ये सब बातें, लेकिन वहाँ पे इतनी तफसील से नहीं होंगी। मैं चाहता हूँ कि आप सिंपल अल्फाज में इसको समझ ले कि ये कैसे होता है। तो अब हमारा दूसरा जो टारगेट है वो ये है कि अब हम इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर मज़ीद उतरेंगे और इसकी जिस्म से हम एक सेल, ये जो जितने इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ इसमें सेल्स होते हैं, इससे एक सेल लेके तो उसका क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। मैं यहाँ उसकी जिस्म से एक सेल फॉर एग्ज़ाम्पल ये ले लेता हूँ। तो अच्छा सॉरी यार, मेरी ड्राइंग जो है वो थोड़ी ख़राब है और दूसरा मुझे इसकी एक्सपीरियंस भी नहीं है ये जो आज मैं जिस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझसे ड्राइंग में कुछ कमी बेशी होती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं तो बस किताब की वो वजाहत करता हूँ। तो आज टॉपिक ऐसा था कि ये इसके बग़ैर नहीं हो सकता था। तो अच्छा, ये मैंने इस जिस्म की मिलियंस ऑफ सेल्स जिससे इंसान का जिस्म बना है, हम इसमें से एक सेल निकाल के उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आखिर कौन सी मशीनरी है। आप एक बात याद रखिए, ये छोटे से छोटा सेल जो कि आम आंखों पे नज़र भी नहीं आता, आपको माइक्रोस्कोप पे ये देखेंगे तो इसमें अलग एक कायनात आबाद है। ये एक एक सेल में एक एक कायनात आबाद है और इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन और सब कुछ होता है कि हम अब इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये मैंने इसके जिस्म से एक सेल ले लिया और अब हम इसके अंदर देखेंगे कि क्या होता है। तो आपने ये गौर से देखना है कि इस सेल के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सही है, मैं थोड़ा सा बड़ा इसको बना लेता हूँ क्योंकि इसमें फिर अंदर और भी मवाद होते हैं। ये जो मैंने बनाया ये सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियस होता है और ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर पे हो, वो साइड पे भी हो सकता है। सही है, ये जो है जो मैंने बनाया ये असल में क्या है, ये न्यूक्लियस है, ये वाला। मैंने एन लिख दिया ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो। सही है, तो अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पे क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म है इसके इर्द गिर्द। सही है, ये सारी जगह साइटोप्लाज्म से भरी होती है। साइटोप्लाज्म वो जेली नुमा चीज़ है जो अक्सर मैं अपने लेक्चर में इसकी वजाहत करता हूँ। ये साइटोप्लाज्म के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करता क्योंकि वो आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे। अगर मैं उसमें पढ़ गया तो वो अलग से 3-4 घंटों की वो डिस्कशन है उस पर। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें होती है और हम इस वक्त सिर्फ न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे क्योंकि हमने अपने टॉपिक के साथ चलना है। सही है, तो अब आते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आप ये जहन में रखें कि ये साइटोप्लाज्म बिल्कुल यहाँ पे जितने भी साइटोप्लाज्म हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ये बस खाली पड़ा रहता है। इसमें अंदर और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि अपने अपने काम हैं सब चीज़ों की। अच्छा, हम आते हैं न्यूक्लियस पे। अब जब हमने इस इंसान के बदन से एक सेल लेके उसमें जब देखा तो उसमें हमें न्यूक्लियस नज़र आया। न्यूक्लियस को उर्दू में मरकज़ा कहते हैं और उसके इर्द गिर्द हमें साइटोप्लाज्म नज़र आया। सही है, अब न्यूक्लियस के अंदर हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं और हम इस न्यूक्लियस को उठा के हम बड़ा मतलब इसको अब डिटेल से पढ़ेंगे। देखो मेरी बात समझो, हमने इस इंसान के मिलियंस ऑफ सेल से एक सेल लिया, उसमें हमने देखा कि बीच में उसकी न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में अपने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ऑर्गेनेलीज़ कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। अब हम इस सेल से इस न्यूक्लियस को उठा के इसको तफसील से पढ़ते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ में नीचे उतर रहे हैं। सही है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मेरे लिए जगह बन जाए। अब जब मैं जो दायरा बना रहा हूँ तो ये असल में क्या है, ये असल में वो न्यूक्लियस हैं जो सेल के अंदर था। ठीक है, अब ये सेल मैं नहीं बना रहा हूँ, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो बना रहा हूँ। अब इसको मैंने बड़ा किया, माइक्रोस्कोप पे देखा कि इसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी मशीनरी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप ये बिल्कुल क्लियर समझ ले और यही हमारा आज के टॉपिक का सबसे अहम हिस्सा है कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और वो क्रोमोसोम जो है वो जोड़ों की शक्ल में होते हैं। एक आम इंसान के जिस्म में 46 क्रोमोसोम होते हैं
और वो जोड़ों की शक्ल में जब आप कर ले तो कितने बनते हैं 23। तो इसका मतलब है कि आम इंसान के जिस्म में 23 क्रोमोसोम्स एक आम इंसान के जिस्म के सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जोड़े 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। टोटल उसकी तादाद कितनी है? जब जोड़ों की शक्ल में 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, तो टोटल कितनी हुई? 46 हो गई। सही है। तो वो इंसान के जिस्म में ये क्रोमोसोम होते हैं। जैसे मैं अभी आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक जोड़ा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23, ये टोटल जो न्यूक्लियस के अंदर है वो क्रोमोसोम है। और मैं आपको बहुत क्लियर, ये आप गौर से सुन ले और इसको जहन में बिठा ले कि इंसान की जो ज़िंदगी की शुरुआत होती है, जहाँ से इंसान का बनना शुरू होता है, जहाँ से इंसान का वजूद होना शुरू हो जाता है, जहाँ से इंसान अपनी स्टार्टिंग लेता है, तो वो क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम से ही ज़िंदगी की इब्तिदा होती है और इसको हम आगे तफसील से अभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ ले कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर क्रोमोसोम की 23 जोड़े होते हैं। मतलब तादाद अगर जोड़ों के वो टोटल क्रोमोसोम की आप ले तो 23 ज़रबे 2 वो 46, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जोड़ों की शक्ल में होते हैं तो 23 जोड़े होते हैं। सही है। ये क्रोमोसोम जो होते हैं तो ये असल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इसका ये है कि ये तारों जैसे होते हैं। सही है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इन क्रोमोसोम से जो कि 23 जोड़े होते हैं, जो कि तादाद में 46 होते हैं, ये सिर्फ एक बात आप जहन में रख ले कि ये मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। हर चीज़ में ये क्रोमोसोम की तादाद हर दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें उनके सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद अलग होती है और उनका अलग हिसाब किताब होता है। मैं इंसान की लिहाज से बात कर रहा हूँ। जैसे कि प्लांट्स में इनकी तादाद मुख्तलिफ है। जैसे कि जो छोटे हशरात होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हशरात हुई, या इसके अलावा ये परिंदे हो गए। ठीक है, तो हर चीज़ में क्रोमोसोम्स की तादाद वो अलग अलग होती है। मैं सिर्फ इस वक्त इंसान की बात कर रहा हूँ। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? अगर मैं आपको खुलासा बताऊं कि इंसान का जिस्म सेल्स से बना है, फिर हमने उनके मिलियंस ऑफ सेल से एक सेल उठा के जब देखा तो हमें ये नज़र आया कि उस सेल के मरकज़ में मरकज़ा है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और इसकी साइटोप्लाज्म है। फिर हमने उस न्यूक्लियस के अंदर जब माइक्रोस्कोप से देखा, उसको मज़ीद हम इस टॉपिक में उतर गई, तो हमें वहाँ नज़र आया कि उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बात पहुँच गई। अब हम इन 46 क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम लेके या एक जोड़ा लेके, तो हम उस पे बल्कि हम अभी एक क्रोमोसोम लेके उसको फिर अब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हम नीचे मज़ीद उतरेंगे कि अब ये क्रोमोसोम जो है इसमें क्या चीज़ें हैं, ये कैसे बना है। तो इन 46 फॉर एग्ज़ाम्पल वो इससे पहले जो पिक्चर था उससे मैंने 46 क्रोमोसोम वहाँ पे बनाए थे, उनसे मैंने एक क्रोमोसोम अभी उठा लिया है और हम इसको देखते हैं कि क्रोमोसोम में क्या है। तो मुझे हमें ये नज़र आया कि क्रोमोसोम असल में 2 चीज़ों से बना है। ठीक है, उस क्रोमोसोम के अंदर एक होता है डीएनए, और डीएनए क्वाइल्स की शक्ल में होता है। मैं आपको बना देता हूँ। ये इस तरह का, ठीक है, ये असल में क्या है? ये डीएनए है। ये कहाँ पे होता है? ये क्रोमोसोम के अंदर होता है। ये जो 46 क्रोमोसोम सेल्स में होते हैं ना, हर सेल हर क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होता है। बस ये सिंपल सी समझ ले कि हर क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए होता है और इसके बीच में यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं। सही है। और इसके जितनी भी सॉरी, वो शक्ल ज़रा ठीक नहीं बनाता। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ज़रा साफ़ बना लूँ। सही है। ये असल में क्या है? ये है डीएनए। और ये कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम असल में इससे बना है।
क्रोमोसोम बज़ाते ख़ुद जो है वो इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको डीएनए नज़र आएगा, और डीएनए जो है, डीएनए की जितनी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताई कि ये कॉइल शिकल का होता है। जैसे मैंने ये बना लिया, इसकी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर आप देख ले तो एक ये वाला लाइन है जो आगे जा रहा है, ये वाला, ठीक है, एक ये वाला लाइन जो है वो आगे जा रहा है, और एक ये वाला लाइन है जो आगे जा रहा है। तो ये 2 स्ट्रैंड्स से बना होता है ये डीएनए, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द वो कॉइल हो चुके होते हैं। और इन कॉइल्स में यहाँ पे इनकी एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन कहते हैं। बस इतना तक आपने याद रखना है कि असल में क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, एक डीएनए होता है, और डीएनए जो है असल में हिस्टोन प्रोटीन जो है उससे इर्द गिर्द वो कॉइल हो चुका होता है। सही है। तो हमारा खुलासा क्या हुआ कि क्रोमोसोम के अंदर 2 चीज़ें होती है, मतलब क्रोमोसोम 2 चीज़ों से बना है। वो क्या है, वो एक डीएनए है और एक हिस्टोन नामी प्रोटीन है। सही है। अब हम ऐसा करते हैं, अच्छा अब क्या रह गया इसमें कि ये हर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको, इस चीज़ को जिसमें डीएनए और ये प्रोटीन है, इसको मैं इसमें बंद कर लूँ ना, तो इसको हम अब क्या कहेंगे, ये वो क्रोमोसोम था जो इससे पहले हमने पढ़ा। और क्रोमोसोम के जब अंदर हमने देखा तो इसमें एक डीएनए है जिसके 2 स्ट्रैंड्स हैं, मतलब ये 2 तारे हैं जो एक दूसरे के इर्द गिर्द कॉइल हो चुकी हैं, और उन स्ट्रैंड्स के बीच में क्या है, उनके बीच में ये हिस्टोन नामी प्रोटीन है। तो ये सारा किस्सा था जो कि यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एक खुलासा फिर से जल्दी से आपको बता दूँ कि एक, अगर मैं 2 जुमलों में आपको बता दूँ कि इंसान के जिस्म सेल से बना है। अब सेल किस चीज़ से बना है, सेल को जब हमने देखा तो इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस में के अंदर क्या है, उसमें हमें क्रोमोसोम नज़र आए। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, उसमें हमें डीएनए और इसके अलावा हिस्टोन नामी प्रोटीन है जिससे वो डीएनए लिपटा हुआ है, ये चीज़ हमें नज़र आई। डीएनए का स्ट्रक्चर भी देखा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ज़्यादातर बुक्स में जो वो डिफ़ाइन करते हैं या इससे ज़ाहिर करते हैं ना, तो वो इस तरह करते हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा लूँ यहाँ तक, अब देखो ये जो शक्ल है ना, ये शक्ल जो है ये असल में क्या है, ये क्रोमोसोम की शक्ल है। ज़्यादातर किताबों में इस तरह इसको वाज़िह किया जाता है। अच्छा, अब हम डीएनए तक पहुंच गए। क्रोमोसोम के अंदर देखा तो डीएनए और हिस्टोन नामी प्रोटीन था। अब ये डीएनए जो है ना, ये अपने अंदर पूरा एक कायनात लिए हुए हैं। ये सारी जितनी भी माँ बाप से बच्चों में खुसूसियात मुंतकिल होती हैं ना, वो इस डीएनए के ज़रिए होती हैं। सही है। इस डीएनए के अंदर अब अभी मैं थोड़ा सा आपको इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें रहते हैं, वो जल्दी से मैं आपको कर देता हूँ, तो फिर पूरी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी। ये जो है, ये मैं फिर से डीएनए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें आपको इसमें अब बतानी है। अच्छा, हमने क्रोमोसोम के अंदर देखा तो डीएनए और हिस्टोन नामी प्रोटीन था। सही है यहाँ तक। अब डीएनए पे के ऊपर क्या है, डीएनए को जब हमने माइक्रोस्कोप पे देखा और इस टॉपिक में हम मज़ीद नीचे उतर गए तो डीएनए के अंदर हमें डीएनए के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट नज़र आए और इसको कहते हैं जीन। सही है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एक जीन है, ठीक है। और जीन भी जोड़ों में होते हैं। सही है। इसके ऊपर ये मतलब ये डीएनए की जो लाइन है ना, इसके ऊपर जीन लगे होते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये दूसरा जीन है, ठीक है। इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है ये वाला, ये यहाँ की इन लाइनों के ऊपर क्या लगा हुआ है, जीन्स लगे हुए हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस तरह ये
तीसरा जीन है। और इस तरह ये मतलब जीन से भरा होता है। ये डीएनए के लाइंस के ऊपर जीन्स लगे होते हैं, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जीन। तो जीन के लिए आप ये चीज़ें जहन में रख लो कि ये जोड़ों की शक्ल में होते हैं, मतलब एक जीन नहीं होता, दो जीन होते हैं। और ये सारी खुसूसियात इन जीन्स में होते हैं। लेकिन ये जाता किस ज़रिए है, मतलब माँ बाप से जब बच्चों में मुंतकिल होता है या एक सेल से दूसरे सेल में मुंतकिल होता है, तो इस डीएनए पे ये पड़े रहते हैं। ठीक है, इस डीएनए पे ये होते हैं और ये जब आगे जाता है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल, अभी ये एक सेल डिवीज़न, ये जो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल की कहानी थी। तो एक इस सेल से जब दूसरा सेल बनेगा तो ये डीएनए जो है वहाँ पे चला जाएगा। और इस डीएनए के ऊपर ये जीन्स जो हैं, इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे उस सेल में आ जाएंगी कि ये सेल कैसा होगा, इसकी खुसूसियात क्या होंगे। तो वो सेल हूबहू इस जैसा बन जाएगा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे जो सेल मज़ीद नया बनेगा तो वो बिल्कुल इसकी जैसा होगा, इसमें सारी खुसूसियात इस जैसे होंगे। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस सेल का जो डीएनए और जीन है वो वहाँ पे मुंतकिल होकर उसको वैसा बना देता है। और इसी तरह अगर हम माँ बाप से जो बच्चों में खुसूसियात मुंतकिल होते हैं तो वो भी इसी वजह से होते हैं कि माँ बाप से वो खुसूसियात इसी डीएनए और इन्हीं जीन्स की वजह से होते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं बच्चों में। सही है। तो मैं अभी यहाँ पे इसको हम कहानी के इस जो एक सेल की कहानी थी इसके अख्तिताम तक पहुँच गए हैं। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि ये हमारा टॉपिक का सिर्फ़ एक पार्ट है। अभी इसमें ये मैंने इसलिए आपको समझाया कि मैं इससे आगे जो बातें कर रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी तक हमने क्या कहा कि इस बंदे के जिस्म से हमने मिलियंस ऑफ, इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ इसमें सेल्स है। इससे हमने एक सेल लिया, इससे हमने एक सेल लिया और उस सेल को हमने डिटेल से जो है उसको देखा कि इसमें क्या है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा तो उसमें हमें नज़र आया कि बीच में एक मरकज़ा है इसका, न्यूक्लियस, और उसके इर्द गिर्द क्या है, उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊं, इस सेल की दीवारों पे यहाँ पे एक जली लगी होती है, आप इसको छिलका भी कह सकते हैं सेल का। ये सेल का बिल्कुल छिलका है जो कि इसकी हिफाजत भी करता है और दूसरी सेल को इस सेल से इसको अलहदा करता है। इसको कहते हैं, इस छिलके को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक अलग सी आप जहन में डाल लें, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसी तरह इस न्यूक्लियस की गिर्द भी एक छिलका लगा होता है। छिलका मतलब मींस कवर, एक कवर सा होता है जो इसके गिर्द लिपटा होता है, जो कि उसका काम क्या है कि इस साइटोप्लाज्म से इस न्यूक्लियस को अलहदा करे। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इस छिलके को, इसको इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, तो हमने इस बंदे से एक सेल लिया, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, उस सेल को हमने बड़ा किया, माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें हमें नज़र आया कि बीच में उसका एक न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द जो है वो साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है इससे इर्द गिर्द, और इस न्यूक्लियस के गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है, मतलब इसका एक कवर है। अच्छा, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें नज़र आया कि यहाँ पे क्रोमोसोम है और वो तादाद में क्या है, वो 46 है। मतलब 23 जोड़े हैं जो कि जोड़ों की शक्ल में है, लेकिन टोटल 46 है। जब जोड़ों में कर दे तो 23 जोड़े हैं। सही है। फिर हम इन क्रोमोसोम्स के अंदर चले गए तो क्रोमोसोम के अंदर क्या हमें नज़र आया, हमें हर क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए और एक प्रोटीन नज़र आया जिसको हिस्टोन कहते हैं, उससे वो क्रोमोसोम बना है। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्रोमोसोम है ना जो मैंने उसका शक्ल बनाया था, तो इसके अंदर जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा और इसके अंदर हम चले गए तो इसके अंदर क्या नज़र आया, यहाँ पे वो डीएनए और हिस्टोन नामी प्रोटीन पड़ा होता है। तो डीएनए और वो हिस्टोन से क्रोमोसोम बना है। जब हमने डीएनए को फिर मज़ीद डिटेल से देखा और माइक्रोस्कोप से देखा, उसके नीचे उतर गई तो डीएनए के लाइंस के ऊपर उनके जो स्ट्रैंड्स हैं, जो वो कॉइल्ड स्ट्रैंड्स उसके होते हैं, उसके ऊपर हमें जीन्स नज़र आए। ठीक है, और जीन्स जो है वो छोटे छोटे सेगमेंट में उस पर पड़े थे, और इसी जीन में असल में ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आगे जाके ये क्या मतलब कि अगर दूसरे सेल इससे बनता है तो वो किस खुसूसियत का शामिल होगा, कैसा होगा, जेनेटिकली बिल्कुल वो इसकी तरह होगा। दूसरा, अगर माँ बाप से ये सेल जाता है, नया बच्चा इसमें
एक नया जानदार इससे पैदा होता है, तो इसी जीन में वो सारा कुछ होता है कि ये कैसा होगा, इसकी खुसूसियात कैसे होंगे। तो यहाँ तक तो हम वो सेल डिवीज़न अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने सिर्फ सेल डिस्कस किया है कि सेल क्या चीज़ है और इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा काम क्या करता है। तो अभी हम सेल डिवीज़न की तरफ जाते हैं और इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि सेल बना कैसे, ठीक है। अब इसके बाद हम अभी पढ़ेंगे कि ये सेल डिवीज़न कैसे करता है। ये जब छोटा था तो इसके फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, वरना गोश्त के छोटे से छोटे टुकड़े में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब ये छोटा था इसके जिस्म में 5000 सेल थे, अब ये बड़ा हो गया है तो इसके जिस्म में 30 लाख सेल्स है, ठीक है। तो ये कैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो गए, तो ये सेल डिवीज़न से बड़े हो गए। एक सेल से 2 बने, दूसरा बना, फिर वो दोनों से एक बना, ठीक है। और इस तरह ये बढ़ते चले गए। तो ये सेल अब डिवीज़न कैसे करता है, ये सेल डिवाइड कैसे होता है, और सेल की डिवीज़न जब हमने इनके अंदर जितने ये मवाद पढ़ लिए, इसकी जो मशीनरी है, जो स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर जो चीज़ें हैं, तो जब ये डिवीज़न करता है तो ये चीज़ें कैसे फिर तकसीम होते हैं, ठीक है। तो अब इस पे हम बात करते हैं। मैंने इस बंदे के जिस्म से फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल लिया, इसके यहाँ से मैंने एक सेल लिया, ठीक है, सॉरी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि जब सेल डिवीज़न करता है ना, जब वो सेल मैच्योर हो जाता है, वो मतलब अपने जो साइज़ है उसका पूरा हो जाता है और वो अब डिवीज़न करना चाहता है, वो एक सेल से वो अपने आप से दूसरा सेल जो है वो पैदा करना चाहता है, तो वो अपने आप को तैयार करता है, जिसको इंटरपेस कहते हैं, ठीक है। तो इंटरपेस सेल डिवीज़न का वो मरहला है जब अभी सेल डिवीज़न स्टार्ट नहीं हुई होती, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को डिवीज़न के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब सेल डिवीज़न होता है तो सबसे पहले जो सेल के अंदर, सेल की न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो अपने साथ एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम पैदा कर देते हैं, ठीक है। हर क्रोमोसोम जो सेल की न्यूक्लियस में होता है वो अपने साथ एक क्रोमोसोम पैदा कर लेता है एक्स्ट्रा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो सेल है और सेल के अंदर मैं अभी न्यूक्लियस बनाता हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, इसमें 46, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारे क्रोमोसोम जो है, इसमें मैं अब ज़्यादा तो नहीं बना सकता हूँ, जितना इसमें आता है मैं बना लेता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 46 क्रोमोसोम है इसके अंदर। तो जब ये सेल डिवीज़न करना चाहता है ना, तो इसमें हर क्रोमोसोम अपने साथ एक क्रोमोसोम और बना लेता है, ठीक है, डुप्लीकेट जिसको कहते हैं। इसमें हर क्रोमोसोम जो मैं अभी इसके साथ एक लगा रहा हूँ, तो ये अपने साथ एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम वो लगा लेता है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 46 क्रोमोसोम अब कितनी हो गई, ये 86 हो गई। अब ये जब सेल डिवीज़न करता है, ये अपने साथ अपने से दूसरा सेल ये पैदा करता है, तो 46 इसमें रह जाएंगे, 46 उसको दे देंगे, तो उसमें भी वो सारा मटेरियल, वो जितना भी मशीनरी है उसकी, तो वो पूरा उसमें भी चला जाएगा, ठीक है। तो अब इस सेल से हम दूसरा सेल कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो मैंने स्टेप आपको बताया कि सबसे पहले तो क्रोमोसोम अपने आप का एक डुप्लीकेट अपने साथ बना लेता है, सही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब जो डुप्लीकेट बना लेता है तो 46 क्रोमोसोम की जगह अब 86 क्रोमोसोम हो गई, सॉरी ये कितनी हो गई, 46 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 92 हो गए, सही है। तो 92 क्रोमोसोम हो गए। अब इसमें से 46 एक तरफ हो जाएंगे, 46 दूसरी तरफ हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप को अलहदा कर लेंगे। तो जब ये अपने साथ एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम बना लेता है, तो मैं अभी जो ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, असल में ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सेल नहीं है, ये न्यूक्लियस के अंदर है। तो वो 46 जो उसने अपने साथ एक डुप्लीकेट बनाया है, उसमें से 46 क्रोमोसोम इस साइड पे हो जाते हैं, 46 इस साइड पे हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। अपना ग्रुप अलग कर लेते हैं, अलग ग्रुप बना लेते हैं। ये यहाँ पे 46 हो जाएंगे, 46 ये इससे मतलब साइड पे हो जाती है और अपने आप को उनसे अलग करते हैं। अब 46 सेल के एक तरफ पे हैं, सॉरी न्यूक्लियस के, और
46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस की दूसरी साइड पे हो गए, ठीक है। ये इसके बाद ये स्टेप है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अलग होने की कोशिश करता है। एक बात आप जहन में रखें कि अभी तक सेल का जो बैरूनी स्ट्रक्चर है, जो उसका शक्ल है, वो बिल्कुल वैसा है, सेल में कुछ तब्दीली नहीं आई है। ये सेल की न्यूक्लियस मरकज़ी में ये सब हो रहा है कि हर क्रोमोसोम ने अपने साथ एक क्रोमोसोम बना लिया, ज़्यादा डुप्लीकेट बना लिया उसका, एक फ़ोटोकॉपी आप कह ले, एक कॉपी आप कह ले। तो और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो 46 अलग हो गई, वो जो अपने साथ बना लिए थे डुप्लीकेट, वो 46 अलग हो गए, ठीक है, और अपने आप को उनसे अलहदा कर लिया। अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात जहन में रखो कि अभी तक इसका न्यूक्लियस सिर्फ एक ही है, न्यूक्लियस अभी डिवीज़न नहीं हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हुआ, न्यूक्लियस अभी तक एक है, लेकिन अंदर क्रोमोसोम में ये सारा कुछ हो रहा है। क्रोमोसोम इसके 46 एक तरफ हो गए, 46 दूसरी तरफ हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि ये न्यूक्लियस जो है ये इस तरह हो जाता है, सॉरी, ठीक है। और ये अब यहाँ पे जो है न्यूक्लियस की डिवीज़न हो जाती है। ये यहाँ पे वो जो न्यूक्लियस था, जो मरकज़ आता ना, अब ये मैंने सेल की जो सर्कल मैंने बनाई, ये सेल की है, ठीक है, अब न्यूक्लियस की नहीं है। वो न्यूक्लियस ये एक यहाँ पे हो जाता है, एक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो अब आप देख लो न्यूक्लियस की डिवीज़न हो गई, सही है। अब इस जो ये फेज़ है ना, जो सेल डिवीज़न की ये फेज़ है, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीज़न, क्योंकि इसमें क्या, न्यूक्लियस डिवाइड होती है, सही है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होती है तो ये अपने साथ 46 क्रोमोसोम ये यहाँ पे ला देती हैं, और ये भी अपने साथ 46 क्रोमोसोम अपने साथ रखती हैं। मतलब 46 क्रोमोसोम का क्या मतलब हो गया, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इस पेज में अगर आपने देख लिया तो ये न्यूक्लियस जो है वो क्या, न्यूक्लियस डिवाइड हो गई और अपने साथ 46 क्रोमोसोम अलहदा कर ली। लेकिन इसका साइटोप्लाज्म अभी तक, वो जो जेली है ना, वो अभी तक एक है दोनों का, ठीक है, वो अभी तक इसकी डिवीज़न नहीं हुई। लेकिन न्यूक्लियस इसकी अलग हो गई, मतलब अब इस एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, और उसके साथ हर न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है। आपने देख लिया कि जब ये एक सेल था तो इसमें सिर्फ अलग से अपने लिए 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन एक अगर आपको याद हो, एक डुप्लीकेट इसने अपने साथ पैदा कर लिया था। तो वो इस वजह से किया था, इसलिए किया था, इसकी ज़रूरत यहीं पे थी कि जब न्यूक्लियस जो है वो अलहदा होगा तो अपने साथ उसने भी 46 क्रोमोसोम रखने हैं और इसने भी रखने हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है इसके साथ भी 46 क्रोमोसोम है और इसके साथ भी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अभी तक इसका साइटोप्लाज्म जो है वो अलग नहीं हुआ, ये एक ही सेल में है, ठीक है। ये दोनों न्यूक्लियस हैं लेकिन एक ही सेल में है, इसका साइटोप्लाज्म अभी इकट्ठा है। इस पेज को आपकी बुक में न्यूक्लियर डिवीज़न के तौर पे के नाम से ये लिया गया है। मतलब ये है कि सेल डिवीज़न में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, मतलब उसका न्यूक्लियस अलग हो जाता है, ठीक है। तो सेल डिवीज़न में सबसे पहले जो है क्रोमोसोम अपना एक फोटोकॉपी, एक डुप्लीकेट बनाता है, और उसके बाद उसका न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, मतलब एक सेल रहता है लेकिन उसमें न्यूक्लियस 2 हो जाते हैं, और वो जो एक डुप्लीकेट बना लिया था तो 46 एक तरफ हो जाते हैं, 46 दूसरी तरफ हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस के साथ 46 हो जाते हैं, दूसरे न्यूक्लियस के साथ भी 46 हो जाते हैं। अब इसके बाद जो फेज़ आएगा ना, उसमें ये साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएंगे। तो अभी मैं वो करता हूँ। जब इसके साइटोप्लाज्म अलग हो गए ना, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका तो ये मतलब हो गया कि बस ये अब एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। अब वो अलग सेल है, ये अलग सेल है, इसके साथ ये जो न्यूक्लियस है इसके साथ कितने क्रोमोसोम है, वो 46 अपने साथ ले आए, और इसके साथ कितने क्रोमोसोम है, ये न्यूक्लियस वाला, ये भी 46 क्रोमोसोम अपने साथ ले आए, ठीक है। तो मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम उसमें भी है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इसमें भी है। यहाँ पे ये बात जहन में रखिए कि जब न्यूक्लियस के साथ क्रोमोसोम अलग हो गए ना, 46 दोनों ने ले लिए, तो क्रोमोसोम के अंदर जितनी वो मवाद है, डीएनए और प्रोटीन जो हिस्टोन है, वो सारा इसके साथ डिवाइड हो गए, ठीक है। तो
यहाँ पे सेल डिवीजन हो गई, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। एक सेल से दो सेल बन गए और यहाँ पे अपना साइटोप्लाज्म ये अलग से कर लिया इसने, और इसने अपने साथ अलग से साइटोप्लाज्म ये कर लिया, और अपने साथ यहाँ पे जो है ना वो यहाँ से एक दूसरे को काट लिया। इससे पहले वाली शक्ल में अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म इसकी एक मतलब साइटोप्लाज्म इसकी एक थी, इस वजह से ये एक ही सेल में बंधे हुए थे। अब उन्होंने वो साइटोप्लाज्म वाली चीज़ वो भी अलग कर ली, और यहाँ पे बिल्कुल ये एक दूसरे से अलग हो गई, और ये बिल्कुल अलग-अलग अब दो सेल है। तो इस सारे प्रोसेस में, इस सारी स्टोरी में हमने क्या समझा कि एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं। अगर मैं आपको अब इसका खुलासा सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो सेल जब डिवाइड होता है, डिवीज़न करता है, तो सबसे पहले तो हर क्रोमोसोम अपने साथ एक दूसरा क्रोमोसोम डुप्लीकेट बना लेता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी न्यूक्लियर डिवीजन होती है, मतलब उसका न्यूक्लियस मरकज़ा जो है वो अलग अलग हो जाता है, और जो डुप्लीकेट उन्होंने बनाया था तो 46 एक न्यूक्लियस ले लेता है और 46 क्रोमोसोम दूसरा न्यूक्लियस ले लेता है, ठीक है। लेकिन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर डिवीजन में साइटोप्लाज्म एक जगह रहती है, मतलब उसकी साइटोप्लाज्म जो है वो कंबाइन होती है उसकी, इस वजह से ये अभी तक एक ही सेल में है, लेकिन इसने न्यूक्लियस को अलग कर दिया। और इसमें ये बात जहन में रखी कि न्यूक्लियस जब अलग कर भी लिया तो अपने साथ पूरी की पूरी क्रोमोसोम लाया, मतलब एक सेल के अंदर आम तौर पे 46 क्रोमोसोम होती है। तो अब जब ये एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए तो दोनों में 46 क्रोमोसोम है। मतलब ये है कि इसने अपनी जितनी भी मटेरियल है ना वो अपने साथ बराबर रखी हुई हैं, और ये अलग, ये जो ज़्यादा मतलब ये जो नई 46 क्रोमोसोम है ये कहाँ से आई, तो वो क्रोमोसोम जो पहले जब सेल डिवीज़न से पहले क्रोमोसोम ने इसके लिए बंदोबस्त की हुई थी और अपने साथ एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनाया हुआ था, ठीक है। तो 46 एक में आ गए, 46 दूसरे में आ गए। तो अभी तक जो न्यूक्लियर डिवीज़न है उसमें सेल एक ही रहता है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग हो जाती है और अपने साथ जो मटेरियल है वो बराबर ले लेता है, मतलब 46 एक में भी 46 दूसरे में भी, लेकिन साइटोप्लाज्म उसका क्या कॉमन रहता है, मतलब वो अभी इस सेल से एक दूसरे से अलग नहीं हुए। फिर इसके बाद जो पेज होता है तो वो जिसमें साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाती है, अलग हो जाती है और वो बिल्कुल अलग अलग सेल बन जाते हैं। तो उस पेज को आपकी किताब में साइटोकिनेसिस के नाम से वो रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल डिवीज़न जब होता है तो सबसे पहले उसमें क्रोमोसोम अपने साथ एक दूसरा डुप्लीकेट क्रोमोसोम बना लेता है, फिर उसके बाद उसकी न्यूक्लियर डिवीज़न होती है, और इसके बाद उसकी साइटोकिनेसिस डिवीज़न होती है जिसमें साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाता है और सेल मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है ना वो बिल्कुल चेंज नहीं होती। इस वजह से तो इसी वजह से सारे जिस्म के, अगर आप देखें यहाँ पे ये इसके जिस्म के जितनी भी सेल है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है, तो इसलिए एक दूसरे से अलग नहीं है। मतलब एक सेल जैसा है बिल्कुल वैसा है, जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन और वो सारा कुछ डीएनए वगैरह वो सब कुछ इसके एक जैसे हैं, क्योंकि ये डिवीज़न के वक्त ये 46 क्रोमोसोम अपने साथ लाता है। तो और इस सारे प्रोसेस को जो मैंने बताया, जिससे ये इस इंसान की ये जो जिस्म बड़ी होती है और इसकी साइज़ बड़ा होता है, इसका वज़न बड़ा होता है, तो इस इंसान की जब एक सेल से दूसरा सेल और फिर दूसरे से तीसरा बनता है और इस तरह ये सारा जिस्म उसका सेल की वजह से बड़ा होता है, इस सारे अमल को माइटोसिस कहते हैं। ये बिल्कुल आपने याद रखना है, क्योंकि ये हमारा असल टॉपिक था। मैंने अपने टॉपिक का ये सारा किस्सा मैंने इस वजह से किया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। इस अमल को जिसमें इंसान के जिस्म की बढ़ोतरी के लिए, उसके सेल्स की ज़्यादती के लिए सेल्स डिवीज़न होती है, एक सेल अपने से दूसरा सेल बना देती हैं, इसको माइटोसिस कहते हैं। सही है, फिर से बताता हूँ, ये बहुत अहम है। और मैंने जो अभी तक सारा किस्सा बयान किया ना, इसी माइटोसिस के लिए किया है, ठीक है। तो माइटोसिस का सिंपल अब
जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने ये समझा कि माइटोसिस कौन सा प्रोसेस है। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल डिवीज़न होती है। और ये सेल डिवीज़न कहाँ होती है? ये पूरे बॉडी के सेल्स जब एक सेल से दूसरा फिर दूसरे से तीसरा बनता है, तो ये पूरे बॉडी के जो सेल ज़्यादा होते हैं, इसके लिए इसको सेल डिवीज़न करने की ज़रूरत होती है। और इस बॉडी में ये जो सेल डिवीज़न होती है, इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को कहते हैं माइटोसिस। ठीक है ना। अब इसकी खुसूसियात क्या है? तो ये हमने पढ़ा कि इसमें ये एक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये याद रखनी है कि इसमें जो भी न्यू सेल बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। जो सेल हमने इब्तिदा में लिया था, जिससे दूसरा सेल बना था, उसको पेरेंट सेल कहते हैं। सही है। और जो इससे दूसरा बना, जब इससे अलहदा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? उसको डॉटर सेल कहते हैं। तो ये भी आपने जहन में रखना है कि जिस सेल से दूसरा सेल बनता है, तो वो जिस सेल से बनता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। और ये जो बच्चा उसके साथ होता है, ये जो नया सेल इससे बनता है, तो उसको डॉटर सेल कहते हैं। तो माइटोसिस के लिए ये बात जहन में रख लें कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी होती है, क्योंकि जब हमने पहला सेल लिया था तो उसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम थे। और जब इसने साथ अपने दूसरा बना लिया तो उसके न्यूक्लियस में भी 46 क्रोमोसोम है। तो मतलब यह है क्रोमोसोम फुल बाय फुल इसमें मुंतकिल हुए। तो माइटोसिस की ये एक खुसूसियत है कि इसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। ये पेरेंट सेल था, ये डॉटर सेल है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में जो है वो क्या है? क्रोमोसोम की तादाद एक जितनी है। उसमें भी 46 है, इसमें भी 46 है। सही है। और इस तरह ये डिवीज़न हो गया। यहाँ तक जो है ये माइटोसिस है। अब मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछनी है, और वो सवाल का जवाब आप जहन में सोच ले, और फिर मैं उसका जवाब बताता हूँ। आप ख़ुद फैसला कर ले कि आपने सही जवाब दिया या गलत। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये वाला बंदा ये जब छोटा था तो इसके जिस्म में 5000 सेल थे। सही है। अब ये छोटा बच्चा जो है, जब इससे भी छोटा था तो उसके जिस्म में फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 सेल थे। फिर जब उससे भी छोटा था तो फिर 1000 सेल थे। सही है। तो इससे इस तरह आप इसको घटाते जाए और रिवर्स आप जाए, तो अगर इसका जिस्म बड़ा हो रहा है तो वो तो मतलब एक सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह बन के वो आगे जा रहा है। लेकिन अगर आप रिवर्स जाए और आप जाए कि जब बहुत ही छोटा था, जब पैदा हुआ तो 1000 सेल थे इसके जिस्म में, लेकिन जब अब वो माँ के पेट में था तो उस वक्त 500 सेल थे। जब उससे भी आप पहले पोर्शन पे चले जाए तो फिर 100 सेल थे। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 सेल से ये स्टार्ट लिया था। 50 से भी कम हो जाए तो जब ये बहुत माँ के पेट में बनना शुरू हुआ था तो ये 20 सेल थे। जब बिल्कुल उसने स्टार्टिंग ली हुई थी तो 10 सेल थे, फिर 5, 2, इस तरह। जब आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ से पहली सेल ने जन्म लिया? मतलब इस इंसान के जिस्म में जितने सेल हैं तो वो तो एक दूसरे से बने हैं ना। तो इस इंसान के जिस्म के वो कौन सी स्टेप हैं जहाँ पे इसके जिस्म का सबसे पहला सेल बना था? मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब इसका ये है कि अगर इस इंसान के जिस्म में इतने सारे सेल बन गए हैं तो वो तो मतलब एक दूसरे से बने हैं ये सेल सब। लेकिन इस इंसान के जिस्म का वो पहला सेल कौन सा था जिससे फिर ये सारे बच्चे देते गए ये सेल्स, और इतने ज़्यादा वो 30 साल की उम्र में पहुंच गया। अब इसकी उम्र 80 kg है, सॉरी इसका वज़न 80 kg है। तो वो कौन सा पहला सेल था जिससे ये सारे सेल्स बने हैं? होना चाहिए ना, एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहाँ से इसका इब्तिदा हुआ और पहला सेल बना, और फिर उससे जो है वो सारी ये सेल 1 से 2 हो गए, फिर 2 से 3 हो, 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, इस तरह 8 से 16, 16 से 32, और इस तरह आगे अभी लाखों बिलियंस ऑफ सेल्स है इसके जिस्म में, और इसकी उम्र 30 साल है। तो आखिर इस इंसान के जिस्म की जो जितने सेल्स हैं वो सारे तो एक सेल से पैदा हुए ना। तो वो एक सेल कहाँ पे बना? क्वेश्चन है ना, आप सोच लो आपका जहन इस पे क्या कहता है। वो एक सेल कहाँ से बना जिससे ये सारे सेल्स बन गए? वो उसने इब्तिदा कहाँ से लिया? ठीक है।
तो ये हम बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गए जहाँ से इस इंसान की ज़िंदगी का इब्तिदा होता है, मतलब इसका जिस्म बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसका जिस्म बनना क्या, बिल्कुल वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट जिस्म बनना तो वो जगह होती है जहाँ पे मतलब कोई स्ट्रक्चर, कोई जिस्म उसका नज़र आता है। ठीक है, नहीं, वो उससे भी पहले जहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग लिया इसकी जिस्म ने, जहाँ पे इस इंसान का जिस्म सिर्फ एक सेल था। ठीक है, फिर उस सेल से 2 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16, फिर 32, और फिर माँ के पेट में 9 महीने में ये मिलियंस ऑफ सेल्स हो गए, और फिर वो इस दुनिया में आया, और अब इसका सेल इस तरह बढ़ते ही रहते हैं। तो वो तो ठीक है, वो तो समझ में आती है। लेकिन जो वो पहला सेल जहाँ से ये सारे सेल्स बने हैं, जहाँ से इस इंसान ने जन्म लिया है, ठीक है, जो हम कहते हैं ना, उर्दू में एक लफ्ज़ कहते हैं जन्म लेना, तो जन्म जहाँ से लिया है, जहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो आखिर वो सेल कहाँ से आया और उसकी क्या कहानी है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको खूब समझ ले, क्योंकि ये आगे क्लासेस में आपको कोई इतना डिटेल से नहीं समझाएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप यहाँ पे नहीं समझे ना, तो आप इसको एफएससी, बीएससी, एमएससी में भी नहीं समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती है आगे जाके। अगर आप यहीं से इसकी इस बेस, इस बुनियाद को नहीं समझेंगे, तो फिर आगे वो जब और भी पेचीदा होती है तो फिर आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो हम आते हैं कि वो पहला सेल कौन सा था जिससे इब्तिदा लिया और वो कैसे बना। तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सेल डिवीज़न के 2 किस्में हैं। सही है, एक जो है वो है माइटोसिस, जो कि अभी हमने पढ़ा। माइटोसिस कौन सा अमल है, वो तो इसके जिस्म में ऑलरेडी जब ये सेल्स है ना, ये एक दूसरे से मतलब ये बच्चे पैदा करते जाते हैं और इसका जिस्म ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इसकी वज़न भी ज़्यादा होती है, इसको माइटोसिस कहते हैं, जिसमें जिस्म, आम जिस्म की सेल्स अपने से दूसरी तीसरी पैदा करके उसका जिस्म बढ़ता है। और दूसरा जो है वो मियोसिस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, ठीक है, मियोसिस जो है तो वो कौन सा अमल है और वो कहाँ पे होता है। अच्छा बस ठीक है, वो मुझसे रिमूव हो गया। तो सेल डिवीज़न की कौन सी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। एक माइटोसिस है, जो जिसमें मैंने काफ़ी तफसील से बात की, जिसमें सिंपल सी बात है, सेल, इंसान के जिस्म की सेल एक दूसरे तीसरे इस तरह पैदा होते हैं, और ये जो डिवीज़न करते हैं एक सेल से दूसरे बनना, वो माइटोसिस कहलाता है। दूसरा है मियोसिस, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, मैं इसके लिए ही ये सारा किस्सा बयान कर रहा हूँ। ठीक है, तो मियोसिस को समझने के लिए वो अलग सी सेल डिवीज़न है, उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है इससे। ठीक है, तो मियोसिस को समझने के लिए मैं सारा किस्सा कर रहा हूँ कि इस इंसान के जिस्म की जितनी भी मिलियंस ऑफ सेल्स है अभी इस वक्त, तो इसने इब्तिदा कहाँ से ली, ये कहाँ से पहला सेल था जिससे ये सारे सेल बन गए, तो वो कहाँ से आया, तो उसको हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक के लिए आप इस बंदे को, जहाँ पे ये पिक्चर लगा हुआ है, इसको जहन से अभी निकाल दो। ठीक है, अभी हम और किस्सा बयान कर रहे हैं, अभी हमारा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि हमने इसको तफसील से पढ़ा और माइटोसिस हमारी समझ में आ गई। अब हम मियोसिस पे बात करते हैं कि वो पहला सेल कहाँ से बना। ठीक है, तो उसके लिए मैं शुरू करूँगा कि माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होना शुरू होता है ना, तो वो असल में माँ बाप के मिलाप से वो शुरू होता है। ठीक है, अच्छा उससे पहले आप जो है वो एक और चीज़ समझ ले कि जैसे सेल डिवीज़न की 2 किस्में हैं, माइटोसिस और मियोसिस, इस तरह सेल्स की भी 2 किस्में हैं। मतलब ये है कि इंसान के जिस्म में 2 किस्म के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक किस्म का सेल जो है वो तो हमने यहाँ पे बयान किया, वो कौन सा था, इसको कहते हैं सोमेटिक सेल। सही है, और एक दूसरे किस्म का सेल्स होते हैं इंसान के जिस्म में, जिसको कहते हैं जर्म सेल। तो सोमेटिक सेल जो है ना, ये वाला, तो सोमेटिक सेल वो ये वाले हैं जो इंसान की पूरी जिस्म में पहले होते हैं और जो कि डिवीज़न करके वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते रहते हैं। दूसरा है जर्म सेल, तो ये सेल जो हैं ये असल में इंसान की पैदाइश का बायस बनते हैं। ठीक है,
और ये जर्म सेल कहाँ पे होते हैं? ये जर्म सेल फीमेल में देखो, फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना वो ओवरी है, और मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो टेस्टिस है। तो इंसान के जिस्म में फीमेल में ये जर्म सेल जो है ये ओवरी में होते हैं, और मेल में ये जर्म सेल जो है वो टेस्टिस में होते हैं। सही है। तो ओवरी भी आपको जानते होंगे, साइंस की स्टूडेंट है आप, अगर नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इंसान की फीमेल की जो फीमेल होती हैं उसकी पेट के निचले हिस्से में एक तेलीनुमा चीज़ होती है जिसको ओवरी कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो बनना शुरू होता है और उसमें फिर वो 9 महीने वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो वो ओवरी है। अब टेस्टिस हैं तो वो टेस्टिस आप जानते ही होंगे, तो अगर नहीं जानते तो उस पर फिर अपने लिए रिसर्च कर ले। लेकिन इतना समझ ले कि मेल के जिस्म में ये जर्म सेल जो है वो टेस्टिस में बनते हैं, और फीमेल के जिस्म में जर्म सेल जो है वो ओवरी में बनते हैं। इंसान के जिस्म में 2 किस्म के सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल जो है वो पूरे जिस्म में होते हैं। ठीक है, और वो उसका सिंपल सा काम है, वो सिंपल सा काम ये है कि इंसान की गोश्त को ज़्यादा करता है, और इस तरह सेल्स आगे बढ़ते रहते हैं, सेल डिवीज़न करते जाते हैं और इंसान का जिस्म उससे बढ़ता है। और ये जो है अभी इस पे हम बात करेंगे, ये जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, कि इतना तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये फीमेल के जिस्म में ओवरी में होते हैं और मेल के जिस्म में ये टेस्टिस में होते हैं। सही है। अच्छा, अब हम इब्तिदा करते हैं कि इस तरह ये किस तरह ये जो है मियोसिस और माइटोसिस में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो अभी इसको पढ़ूंगा तो आपको फ़र्क वाज़े हो जाएगा। अच्छा, तो मैं क़िस्सा जो है वो मेल के लिए बयान करूंगा, जो कि मर्द होता है उसके लिए बयान करूंगा, लेकिन ये असल में फ़ीमेल का भी यही क़िस्सा है। ठीक है, तो मैं एक के लिए बयान करूंगा तो दोनों के लिए आपको समझ आ जाएगा। मैं फिर आपको बता देता हूं कि इसको आप जहन से निकाल लो। अभी हम इस पे बात काफ़ी हो चुकी है और वो माइटोसिस से रिलेटेड है। अभी हम सोमेटिक सेल की बात नहीं कर रहे, हम जर्म सेल की बात कर रहे हैं, जो कि फ़ीमेल की ओवरी में होते हैं और मेल के टेस्टिस में ये सेल्स होते हैं, और जगह पे नहीं होते। इंसान के जिस्म में और जगह पे ये जर्म सेल नहीं होते। वहाँ इंसान के जिस्म में मेल में टेस्टिस के अंदर होते हैं और फीमेल की ओवरी में होते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये जर्म सेल जो है ये जब सेल डिवीज़न करते हैं तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इस वजह से इसको अलग कैटेगरी, इसको मियोसिस कहते हैं। ठीक है, इसको माइटोसिस नहीं कहते। इसकी सेल डिवीज़न जिस्म के और हिस्सों के जो सेल डिवीज़न जो हमने अभी डिस्कस की उससे मुख्तलिफ होता है। और ये कैसे होता है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जर्म सेल है। ठीक है, तो इसी तरह सोमेटिक सेल की तरह इसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। इसकी न्यूक्लियस में भी 46 जो है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब इस जर्म सेल और सोमेटिक सेल में फ़र्क क्या है। ये जर्म सेल जब डिवीज़न करता है ना, तो इससे जब सेल बनता है, एक सेल से जब दूसरा बनता है तो उसमें क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम की तादाद 46 के बजाय 23 मतलब हाफ हो जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? 26 के बजाय इसमें क्रोमोसोम की तादाद 23 हो जाती है। उस पहले वाले सोमेटिक सेल जो हमने माइटोसिस के लिए पढ़ा उसमें और इसमें मेन डिफरेंस यही है कि उस सेल सोमेटिक सेल से जब दूसरा सेल निकलता है तो दोनों में क्रोमोसोम की तादाद उसमें 46 ही रहती है, लेकिन इसमें 46 नहीं रहती, इसमें 23 रहती है। ठीक है, तो इसमें भी बिल्कुल वही प्रोसेस है जो माइटोसिस का है, बिल्कुल वही जैसा। अब मैं सारा किस्सा तो दोबारा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल उसी अंदाज से ये डिवीज़न करता है। लेकिन इसमें जब ये डिवीज़न कर देता है तो इससे जो दूसरा सेल निकलता है तो ये अपने पेरेंट सेल को भी हाफ कर देता है क्रोमोसोम, और 23 मतलब इसमें डुप्लीकेट नहीं बनता। अगर मैं आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें ये 46
क्रोमोसोम्स हैं। तो इससे पहले वाली जो सोमेटिक सेल है उसका किस्सा जब हम कर रहे थे तो उसमें ये सेल अपने साथ एक डुप्लीकेट पैदा कर देते थे और फिर जब ये अलग होते थे तो उसमें 46 एक न्यूक्लियस में रह जाते थे, 46 दूसरी न्यूक्लियस में। तो जो दूसरा सेल उससे पैदा होता था उसमें 46 क्रोमोसोम की तादाद दोनों में बराबर होती थी, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा नहीं है, ये डुप्लीकेट पैदा नहीं करता। इससे जब दूसरा सेल निकलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गई, ठीक है। ये एक सेल ख़त्म हो गया और इसकी जगह इसने एक दूसरा अपने साथ पैदा कर लिया और ये 2 अब बन गए। लेकिन उसमें सोमेटिक सेल में और इस जर्म सेल में फ़र्क ये है कि इसकी न्यूक्लियस में अब 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसकी न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। उसमें क्या थे, उसमें दोनों में 46 बराबर थे, इसमें अब हाफ़ हो गई। तो क्रोमोसोम की तादाद इसमें हाफ़ हो गई। और ये किस लिए हुई? ये अल्लाह ताला की ज़बरदस्त तख्लीक़ है कि वो किस लिए, अब यहाँ पे जो ये सेल डिवीज़न करता है तो इसमें क्रोमोसोम की तादाद वो आधी क्यों हो जाती है, ठीक है। और वो मैं अभी ही बता देता हूँ ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए कि ये हाफ़ इसलिए क्रोमोसोम हो जाते हैं कि ये असल में, मैंने कहा ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, तो ये 23 मेल की क्रोमोसोम फ़ीमेल की 23 क्रोमोसोम के साथ मिलके, तो दोनों मिलके कितने हो गए 46। तो जब नया वो ऑर्गेनिज़म एक नया जानदार पैदा होता है तो उसके सेल में 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं, सही है ना। अब उसकी जब वो जानदार पैदा होता है, वो बच्चा पैदा होता है, तो उसके सेल में तो 46 क्रोमोसोम ने होने हैं, ठीक है। तो अगर ये भी 46, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ये मेल के लिए कर रहा हूँ, तो ये मेल भी अगर 46 क्रोमोसोम देगा और फीमेल भी 46 क्रोमोसोम देंगे तो फिर तो 46 और 46 वो तो डबल हो जाएंगे उसके सेल में। तो जो नया बच्चा पैदा होता है उसके सेल में 46 क्रोमोसोम ने होना है। इस वजह से मेल भी अपने आधे क्रोमोसोम कम कर देता है और फीमेल की जर्म सेल में भी आधे क्रोमोसोम कम हो जाते हैं। दोनों 23 मेल के 23 फीमेल के वो दोनों मिल के 46 बना लेते हैं और वहाँ से एक नया बच्चा वो जन्म लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उसके सेल में भी अब 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो अब इसको आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। इसमें एक और स्टेप है कि इसके बाद भी ये एक डिवीज़न और करता है, ये एक दूसरा डिफरेंस है। माइटोसिस और मियोसिस में यही 2 डिफरेंस है। एक डिफरेंस का मैंने बता दिया, वो ये है कि जब ये डिवीज़न करता है तो ये आधा आधा क्रोमोसोम दे देता है, मतलब दोनों सेल अपने क्रोमोसोम को शेयर कर लेते हैं, वो भी डिवाइड कर लेते हैं। 23 एक में रह जाते हैं, 23 दूसरे में रह जाते हैं। हालांकि माइटोसिस में ऐसा नहीं था, उसमें 46 ही हो जाती थी, क्योंकि उसने अपने साथ एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम ने अपने साथ एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम बना लिया था। इसमें वो नहीं है, उसमें जितने 46 थे बस वो ही बिल्कुल दरमियान में उसको डिवाइड करके 23 एक में चले जाते हैं, 23 दूसरे में चले जाते हैं, सही है। अच्छा, तो एक फ़र्क तो वो हो गया कि इसकी क्रोमोसोम जो है वो आधा हो जाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस में यही 2 बेसिक फ़र्क है, इसको जान लो, ठीक है। तो वो पहले वाला सोमेटिक सेल था। अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, जर्म सेल पे बात कर रहे हैं, जो कि मेल के टेस्टिस में और फीमेल की ओवरी में होते हैं, ठीक है। अब मैं उसको ज़रा सा उसका शक्ल बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक फॉर एग्ज़ाम्पल जर्म सेल है मेल का, इससे जो है 2 बन गए, ठीक है। एक सेल से 2 बन गए, इसने सेल डिवीज़न कर ली, ये ख़त्म हो गया, ये 2 बन गए। अब जो ये 2 बन गए तो इसकी जो ये ख़त्म हो गया था, इसमें कितने थे 46 थी, अब इसमें 23 है, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये अपने आप से अलग 2 बना लेते हैं, सेल्स डिवीज़न कर लेता है, सही है। इस तरह ये भी कर लेता है, 2 ये बना लेता है और 2 ये बना लेता है। तो ये कितने हो गए, एक सेल से कितने हो गए, एक सेल से 4 सेल्स बन गए, ठीक है ना। तो इस वजह से मियोसिस में 2 पेजेस में होता है डिवीज़न, मतलब 2 दफ़ा डिवीज़न उसमें होती है। मियोसिस में जब सेल डिवीज़न होती है तो एक दफ़ा वो सेल डिवीज़न कर लेता है, और लेकिन उसमें वो जो है तो 23 मतलब क्रोमोसोम को हाफ़ कर देता है यहाँ पे। लेकिन इसके बाद ये वाला डिवीज़न जो इस एक सेल से फिर 2 बनता है, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम इसमें 23 थे ना, तो इसमें भी 23 आ जाते हैं, ये 2 अभी जो बन गए,
सही है। इस सेल में 46 क्रोमोसोम थे। जब ये इससे सेल डिवीज़न हो गई, ये ख़त्म हो गया, तो इस सेल में 23 आ गए, इस सेल में 23 आ गई। लेकिन ये बात आपने यहाँ पे जहन में रखनी है कि जब ये अगेन दूसरी दफ़ा जब ये सेल डिवीज़न करता है, जब इससे ये 2 बनते हैं, ये वाली, ठीक है, तो अब ये 23 सेल क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 आ जाते हैं, इसमें भी 23 आ जाते हैं, इसमें भी 23 आ जाते हैं और इसमें भी 23 आ जाते हैं। सही है। मतलब ये है कि जब ये यहाँ से ये वाला डिवीज़न करता है तो अब ये हाफ नहीं करता, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह फुल बाय फुल वो क्रोमोसोम को आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास क्या रह गए? हमारे पास 4 सेल्स रह गए जिसमें 23 क्रोमोसोम हैं। समझ आ गई? अगर नहीं तो इसको फिर थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और इसको खूब समझ लो कि मियोसिस में पहले पेज में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, लेकिन जब दूसरा वो डिवीज़न करता है तो उसमें फिर क्रोमोसोम आधे नहीं होते बल्कि 23 ही सारे में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेल से कितनी बन गई? 4 सेल। जब जर्म सेल डिवीज़न करता है तो कितनी बनाता है? 4 सेल। सोमैटिक सेल, मतलब माइटोसिस में सोमैटिक सेल जब सेल डिवीज़न करता है तो वो कितने बनाते हैं? वो 2 सेल बनाते हैं। लेकिन जर्म सेल 4 सेल बनाता है, लेकिन उसमें जो उसका पेरेंट का था, जो उसके पेरेंट का क्रोमोसोम था वो 46 था, पेरेंट सेल का। इस सेल का 46 क्रोमोसोम था, लेकिन इससे जो 4 बन गई, इससे जो 4 सेल बन गई, तो इन सारों में कितने हैं? 23 और 23। सही है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये मैंने जर्म सेल का किस्सा बयान किया और ये मैंने मेल के लिए बयान किया। मेल की जर्म सेल जो है वो टेस्टिस में होती है, फीमेल की जर्म सेल जो है वो ओवरी में होती है। लेकिन मैंने कहा कि दोनों का किस्सा सेम है। इसका मतलब है कि फ़ीमेल में भी यही प्रोसेस होती है। फ़ीमेल की ओवरी से एक सेल जो जर्म सेल है उससे 4 सेल बन जाते हैं जो कि 23 क्रोमोसोम पे वो मुश्तमिल होते हैं। तो अभी तक इसमें मेल और फीमेल का मिलाप नहीं हुआ है। ये इंसान के जिस्म में ये प्रोसेस होते रहते हैं और ये बनते रहते हैं। ठीक है, अब जब मेल और फीमेल का मिलाप हो जाता है तो मेल के जो रिप्रोडक्टिव मादा है, स्पर्म जिसको कहते हैं, तो अच्छा, ये एक चीज़ मैं मुझसे रह गई कि ये जो 23 मैंने यहाँ पे बयान लिखे थे, ये पेरेंट सेल था, इससे 4 बन गए, 4 सेल बन गए और इसमें 23 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको हम यहाँ पे गेमीट्स कहते हैं। मतलब आप इसको अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो ये स्पर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये मेल के जिस्म में जो ये सेल्स बन गए ना, ये स्पर्म के सेल्स हैं। और अगर फीमेल के लिए हम ये किस्सा लें तो ये इसकी ओवरी में जो पेरेंट सेल है, इससे ये 4 सेल बन गए, तो ये एग्स हैं। मेल की रिप्रोडक्टिव जो मादा होता है उसको स्पर्म कहते हैं, फीमेल की रिप्रोडक्टिव मादे को एग कहते हैं। तो उसमें भी ये चीज़ें बन गई और ये 4 सेल बन गए, लेकिन वो एग्स, इसको क्या कहते हैं? फीमेल के जिस्म में जब बनते हैं इसको फिर एग्स कहते हैं इसको। ठीक है, और मेल के जिस्म में जब बन गए तो उसको स्पर्म कहते हैं। बाकी प्रोसेस एक जैसे हैं, नाम सिर्फ अलग है। मेल के जिस्म में अलग ये प्रोसेस हो रहा होता है, फीमेल के जिस्म में अलग ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये अब मेल के जिस्म में ये स्पर्म्स मौजूद है, एक सेल से 4 सेल बन गए और ये जो बन गए ये 23 क्रोमोसोम पे मुश्तमिल हैं। और इसमें जो फीमेल के जिस्म में है उसमें भी ये एक सेल से 4 सेल बन जाते हैं और वो भी 23 क्रोमोसोम पे मुश्तमिल होते हैं। और इस पेज में इन चीज़ों को जो 4 सेल बने हुए हैं इनको गेमीट्स कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको कहूँ तो इनको स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, और ये एक मेल के जिस्म में ये बिलियंस ऑफ की नंबर्स में होते हैं।
ठीक है। ये तो सिर्फ एक सेल के मैंने किस्सा बयान किया। जैसे सोमेटिक सेल के ये इंसान का जिस्म जैसे सेल से भरा होता था, इसी तरह ये जर्म सेल भी बेतहाशा होते हैं, और ये बिलियंस ऑफ जर्म सेल्स होते हैं, और इस तरह बिलियंस ऑफ स्पर्म्स वो बनाते हैं, गमीट्स बनाते हैं। गमीट्स को असल में स्पर्म्स कहते हैं आम अल्फाज में, ठीक है। अच्छा, अब इससे अगला फेज़ कहाँ होता है? देखो, ये मैं सारा किस्सा किस वजह से बयान कर रहा हूँ कि मैंने कहा था कि इस इंसान का पहला सेल जिससे ये सारे सेल बने हैं वो कहाँ से आया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब हम इस फेज़ पे आ गए कि अब मेल और फीमेल का मिलाप होगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल का मिलाप जब होगा तो मेल की ओवरी से ये एक वो बिलियंस ऑफ जो वहाँ पे गेमीट्स हैं उससे सिर्फ एक वो उसकी ओवरी से एग में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। और इस गेमीट को कहते हैं एग और इसको कहते हैं स्पर्म। इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं, और ये अलग अभी मिलाप नहीं हुई, मेल के जिस्म में अलग ये बिलियंस ऑफ बनते हैं और फीमेल के जिस्म में अलग बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये सेल जो हैं 23 क्रोमोसोम वाला, जिसको हम गेमीट्स कहते हैं, ये मेल और फीमेल, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। ये जब मेल और फीमेल का मिलाप हो जाता है ना, तो ये दोनों सेल्स मिल जाते हैं, सही है। ये सेल आके इसके साथ मिल जाता है। जब ये मिल जाता है तो इसकी न्यूक्लियस में इसकी न्यूक्लियस में जो 23 क्रोमोसोम्स थे वो आके इस न्यूक्लियस के साथ मिल जाते हैं जिसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो इससे एक नया सेल बनता है, और अब इसकी न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ पे आप सोचें। इन दोनों के मिलाप से इनकी न्यूक्लियस मिल गई, इनकी सेल्स मिल गई, और न्यूक्लियस ने आपस में फ्यूजन कर लिया, मतलब न्यूक्लियस ये दोनों एक हो गई, ठीक है। अब ये एक हो गई तो 23 क्रोमोसोम एक के, 23 दूसरी के, तो ये कितने हो गए यहाँ पे इस नए सेल में? ये 46 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन इंसान के जिस्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? जिस्म में कितने, एक कॉमन इंसान की जिस्म की सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये वो सेल है, ये जो मैंने कहा था कि पहला सेल कहाँ से बनता है। मैंने कहा था कि इंसान के जिस्म के ये बिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं, इसमें से वो पहला सेल कौन सा है जिससे ये सारे सेल बने हैं? तो ये वो सेल है, ये वाला, जो कि 46 क्रोमोसोम पे मुश्तमिल है। ये वो सेल है जिससे इंसान की ये इब्तिदा शुरू हो जाती है, और इसको अब सोमेटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमेटिक। आपने देखा कि जर्म सेल के मिलाप से क्या बन गया? सोमेटिक सेल बन गया। और ये सोमेटिक सेल अब ये क्या करेगा? ये 1 से 2, 2 से 3, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह बढ़ता रहता है, और ये माँ के पेट में 9 महीने में वो बच्चा तैयार हो जाता है। उसकी जिस्म की वो सेल्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बन जाते हैं, लेकिन इन सारी न्यूरॉन्स का सरचश्मा जहाँ से ये जन्म लेता है वो कौन सा है? वो ये वाला है, ये वाला, सही है। और ये बनता कहाँ से है? ये बनता उसी जर्म सेल के मिलाप से है। अच्छा, तो ये अब प्रोसेस जितना हमने जर्म सेल की इब्तिदा से लेकर आखिर तक ये सारा किस्सा हमने बयान किया, इसको क्या कहते हैं? इसको मियोसिस कहते हैं। मियोसिस और माइटोसिस असल में सेल डिवीज़न के 2 तरीक़े हैं, और माइटोसिस जो है वो असल में ये सोमेटिक सेल्स से होता है, जो इंसान का जिस्म इससे भरा होता है, और ये 1 से 2, 2 से 3 इस तरह बढ़ते रहते हैं। मियोसिस क्या है? मियोसिस इंसान के मेल के टेस्टिस में जर्म सेल्स होते हैं और फीमेल के ओवरी में जर्म सेल होते हैं। वो जब वो 4 सेल बनाते हैं ना, वो जो मैंने यहाँ इस तरह किया था, ये 4 सेल जो बनाएंगे, ठीक है, इसको गेमीट्स कहते हैं। इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे इसमें, सही है। तो इस तरह की सेल डिवीज़न को फिर मियोसिस कहते हैं,
सही है ना। अगर आप देखें तो वो तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये इसके जिस्म में जो होता था वो तो एक सेल से 2 बन जाती थी और इसमें क्रोमोसोम की तादाद भी सेम रहती थी, 46 रहते थे। इसको माइटोसिस कहते हैं। और ये जो मेल की टेस्टिस में और फीमेल की ओवरी में होता है, जर्म सेल्स से जो होता है, इसको जर्म सेल्स इसलिए कहते हैं कि इसका सेल डिवीजन का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें 2 पेजेस में होता है ना, आपको याद है ना। इससे एक ये बनता है, एक ये बनता है, फिर इससे 2 बनते हैं, ठीक है, और इस तरह ये 4 बन जाते हैं। तो इस किस्म की डिवीज़न को, सेल डिवीज़न को मियोसिस कहते हैं। और माइटोसिस सिर्फ जिस्म की बढ़ोतरी में काम आता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जिस्म को बढ़ाता रहता है। मियोसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये एक नया जानदार पैदा करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है। जल्दी से, बस सिर्फ 1 मिनट में। ये मेल का है, ये फीमेल का है। जो 4 बने थे ना गेमीट्स, ये मैं एक मेल से, देखो बिलियंस ऑफ गेमीट्स बनते हैं मेल और फीमेल में, लेकिन सिर्फ इंसान की जो मतलब एक नया जानदार जब पैदा होने लगता है उसका वजह सिर्फ एक बनता है उसमें से, ठीक है। सिर्फ एक स्पर्म, वो किस्मत की बात है कौन सा स्पर्म वो आके एग के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेल से 23 गेमीट्स 23 क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म है और ये फीमेल की एग है और इसमें 23 क्रोमोसोम्स है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। जब मिलाप होता है मेल फीमेल का तो असल में ये सेल्स, जर्म सेल्स आपस में ये मिल जाते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं ना तो इससे एक सोमैटिक सेल बनता है। ये वो सेल है जिससे इंसान के जिस्म की इब्तिदा होती है, जिसके लिए मैंने ये सारा किस्सा किया। और वो सेल, ये सेल बनता है। अब 23 क्रोमोसोम यहाँ से आ गए, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आ गए, तो इसमें कितने हो गए? इसमें 46 क्रोमोसोम हो गए। और ये इंसान के जिस्म का एक सेल है जिससे फिर 2 बनेंगे, फिर 3, 4, 5, 6 और इससे इंसान का जिस्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं फुल अब इसका एक समरी बताऊं तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइटोसिस असल में मियोसिस से ही निकलता है, ठीक है ना। मतलब सारा किस्सा तो ये है कि जिस्म इब्तिदा कहाँ से लेता है, तो वो मियोसिस से लेता है, जो कि जर्म सेल्स होते हैं, जो कि मेल की टेस्टिस और फीमेल की ओवरी में होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से ये जर्म सेल्स जो हैं वो मेल के जर्म सेल जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के जर्म सेल जिसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये दोनों आपस में मिलके एक सेल बना लेता है जिसमें दोनों के मिलाप से 23 और 23 जब मिल जाती हैं तो 46 हो जाता है, ठीक है। और ये वो सेल है जो इंसान के जिस्म में बनना शुरू हो। जिस्म क्या, उस वक्त तो जिस्म नहीं होता, बस ये एक सेल बन जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे इसी स्टेज में हम कहते हैं कि इंसान ने जन्म लेना शुरू किया, ठीक है। तो आप अगर देखें तो माइटोसिस जो हमने पहले बयान किया, माइटोसिस वो असल में निकलता है मियोसिस से, ठीक है। मियोसिस के नतीजे में ही माइटोसिस होता है। मियोसिस जब हो जाता है और मेल और फीमेल की जिस्म की जर्म सेल 23 क्रोमोसोम वाला मिल जाता है, तो वो इस इंसान जो इतना फिर बड़ा हो कि इसकी जिस्म बिलियंस ऑफ सेल से बन जाता है, इसकी जिस्म का वो पहला नुक्ता शुरू होने लगता है, वो पहला सेल बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेल बन गया जो मैंने नुक्ता लगाया, ये माँ के पेट में हो जाता है, मतलब एक सोमैटिक सेल आ जाता है। और वो किस वजह से आता है? 23 क्रोमोसोम मेल से आए थे, 23 फीमेल के अपने थे, वो दोनों ने मिल के फ्यूजन किया, न्यूक्लियस मिल गए, 23 और 23 46 हो गए, तो एक सोमैटिक सेल उससे बन गया जिसमें अब 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये सोमैटिक सेल जो है, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इंसान ने जन्म लेना शुरू किया, ठीक है। ये इंसान के ये बिलियंस ऑफ जो सेल्स है, इन सब का वो पहला सेल है जो इसका हम बाप कह सकते हैं उसको, कि ये पहला सेल है जो इंसान के जिस्म में बन जाता है। अब इससे दूसरा सेल ये अब माइटोसिस करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो जो पहले टॉपिक हमने बयान किया, ये अब ये वाला माइटोसिस करेगा, इससे ये दूसरा सेल बन जाएगा। जब ये माइटोसिस कर देगा फिर इन दो से अलग अलग एक इससे बन जाएगा, एक इससे बन जाएगा, फिर ये अलग एक ये बना लेगा, ठीक है, और एक ये बना लेगा, फिर अलग एक बनाएगा, ये भी एक बनाएगा, फिर ये एक बनाएगा, फिर ये
अपने आप से एक बनाएगा, फिर ये अपने आप से एक बनाएगा। इस तरह ये सारा जिस्म जो है ना, ये सोमैटिक सेल से बन जाएगा। और इस अमल को जो अभी मैं कर रहा हूँ, जिससे इंसान का जिस्म बढ़ता है और बड़ा बड़ा होता रहता है, साइज़ भी बड़ी होती है, वज़न भी ज़्यादा होता है, गोश्त ज़्यादा हो जाता है, इसको माइटोसिस कहते हैं। लेकिन वो पहले वाला जो अमल था, ठीक है ना, जिसके नतीजे में ये सब बने हैं, जिसके नतीजे में इन सब का वो पहला सेल बना था, ये सोमैटिक पहला सेल जो बना था, वो किस वजह से बना था? वो मियोसिस की वजह से बना था, जो जर्म सेल्स के बीच हुआ था, जो मेल और फीमेल की 23 जो गेमीट्स थे वो मिले थे और एक सेल बनाया था, लेकिन वो सेल सोमैटिक था। तो सोमैटिक सेल किस वजह से बना था? वो जर्म सेल के, मेल और फीमेल के जर्म सेल के मिलाप से बना था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि असल में माइटोसिस जो है, जो इंसान के जिस्म की बढ़ोतरी है, ये अमल तब शुरू होता है जब इंसान के जिस्म का पहला सेल तो बन जाए ना, जिससे फिर ये बच्चे सारे वो उसका सेल, उसके जिस्म सेल से भरेगा। तो वो पहला सेल किस वजह से बनता है? वो मेल और फीमेल के जर्म सेल के मिलाप से बनता है एक सोमैटिक सेल। ठीक है, एक सोमैटिक सेल बनता है और सोमैटिक सेल का काम फिर ये होता है कि इसने ज़्यादा होना है, इसने वो सिंपल सेल डिवीज़न करना है, अपने आप से सिर्फ एक सेल और निकालना है। ठीक है, और इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46, फिर ये अपने आप से एक और निकालेगा, इसमें 46, और इस तरह इंसान के जिस्म में वो ज़्यादा बड़ा होने लगता है, उसकी जिस्म पे गोश्त ज़्यादा आने लगता है और फिर इस तरह साइज़ भी बड़ी होती है और इस तरह फिर वो बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी और इसके जिस्म में इस तरह बढ़ोतरी ग्रोथ होती रहती है। तो ये सारा टॉपिक था और इसको अगर हम इतनी डिटेल से हम इसको डिस्कस न करते तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अब मैं आपको बुक दिखा दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है इसके बारे में। और अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो इस तरह सरसरी स्टडी से मैं आपको क्या समझाऊंगा। जैसे बुक में लिखा है कि कुछ एक 5-10 लाइन में इसकी डिटेल लिखी है, तो उससे तो ये समझ नहीं आएगा। ये तो काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ है, जो कि मैंने इस वजह से अपनी तरफ से इस पे बात कर ली। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होंगी। अब हम बुक तो इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जो है वो 1 घंटे से ऊपर हमारी बात हो गई है। लेकिन ये थी सेल डिवीज़न। ठीक है, हमने ये समझा कि इसकी 2 किस्में हैं, और एक है माइटोसिस सेल डिवीज़न और एक है मियोसिस। माइटोसिस जिस्म की बढ़ोतरी के लिए होता है, मियोसिस असल में मेल और शानदार बनाने के वक्त होता है। ठीक है, और माइटोसिस में क्रोमोसोम की तादाद 46 पेरेंट सेल से डॉटर से 46 ही जाते हैं, कम नहीं होते। मियोसिस में ये हाफ हो जाते हैं, मतलब आधे हो जाते हैं। 46 की वजह जो एक सेल से 4 सेल बनते हैं मियोसिस में, उसमें 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। तो मैं अब लेक्चर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, वरना अच्छा था कि इसको हम यहाँ पे बयान कर ही देते तो ठीक था। चलो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी ये कम से कम आधा घंटा लेगा हमसे मज़ीद। तो ऐसा करते इसको फिर अगले लेक्चर में स्टार्ट करते और फिर सिर्फ मैं उसकी डिस्कशन करूँगा। मतलब इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिटेल से यहाँ बात कर ली। तो आप इसको जहन में रख ले, इसको जहन से वो रिमूव मत होने दें, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। और अब जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको पता भी लग जाएगा कि किताब में इसको कितने सिंपल और सरसरी अंदाज में बयान किया है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, ये सिर्फ रटा के सिस्टम पे वो अपने जहन में डाल लेते हैं और उसको समझ नहीं आती कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका मतलब क्या है। तो हमने इसमें काफ़ी डिटेल से इस पे बात कर ली। अगले लेक्चर में जब हम सबक अब पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर ले और हमारे साथ रहिए, क्योंकि अगला लेक्चर हम इसी पे इसकी डिटेल ये पढ़ेंगे, लेकिन उस पे मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा। तो
हमारे साथ रहिए ताकि कंटिन्यूटी में आप ये सब चीज़ें जब सीखेंगे तो आपको समझ भी आएगा। तो बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।